साहित्य निधि में सुनिए लेखक जयशंकर जी की कहानी एक लैंडस्केप बचपन का। तो शुरू करें कहानी। बिलमोरिया पेवेलियन और रेल क्लब के बीच के चौराहे पर बरसों पुराना अत्यंत घना और विशालकाय पेड़ खड़ा रहता था। मार्च के महीने में पेड़ के नीचे रात में झड़े हुए फूल पड़े रहते। मैं उन फूलों को दीदी को बताने के लिए अपनी हाफ पैंट की जेब में रख लेता। उन फूलों से मुझे याद आता है कि अब जब मैं ट्रेन से नानी के गांव जाऊंगा तब ट्रेन की खिड़की से संतरे के बगीचे ही नहीं, पलाश के पेड़ों पर कुछ दिनों के लिए आए और छाए हुए पलाश के फूल नजर आएंगे। अपनी 12 बरस की उम्र में मैं हर वीकेंड में अपने दादी के पास दवाइयाँ, फल, पत्रिकाएं और मराठी में लिखी गई किताबों को पहुंचाने के लिए हमारे शहर से 1 घंटे की दूरी पर स्थित विदर्भ के एक गांव में जाया करता था। दादी वहाँ स्कूल में प्रिंसिपल थीं और उसी बरस उनको अपनी नौकरी से रिटायर होना था। तेरे बाबा की खांसी कैसी है? रात में शुरू रहती है। उसने डॉक्टर को बताया है? मैं भी उनके साथ डॉक्टर सेन गुप्ता के पास गया था। स्कूल जा रहा है या नहीं? अभी तो जाना ही पड़ेगा, मैट्रिक की परीक्षाएं नज़दीक हैं। और कल्याणी की परीक्षा? तब मैं सोचता कि दादी ने मेरे बारे में नहीं पूछा है। मैं कितनी मुश्किल से सूनी पगडंडी को पार करते हुए इमली के 4 पेड़ों के पास उन तक पहुंचा हूं। दादी के घर से दोपहर के 3 बजे के करीब की सूनी धूल धसरित निर्जन पगडंडी का ख्याल आता है और साथ साथ अम्मा का भी, जो इस वक्त रेडियो से अनुरंजनी में आते शास्त्रीय गायन या वादन को सुन रही होंगी। एक ही लाइन को कितनी कितनी बार दोहराते हैं। क्लासिकल गायन वैसा ही होता है। पता नहीं अम्मा को उनका गाना क्यों अच्छा लगता है। वे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत से वो सब सीखते हैं। गाते बजाते उनकी पूरी उम्र बीत जाती है। तू अभी बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तब समझ में आएगा। लेकिन अम्मा तुम्हारी और बाबा की तरह किताबें क्यों नहीं पढ़ाती? उसका स्वभाव दूसरा है। तेरे बाबा आजकल क्या सुना रहे हैं? विक्रम बेताल की कहानियाँ। क्या तुम दोनों सुनते हो? पड़ोस की अजरा भी आ जाती है। और तेरी अम्मा? वो छत पर घूमती रहती है। अम्मा को रात के वक्त अपने टेरेस पर गुनगुनाना, तारों को देखते जाना, चंदा का बढ़ना घटना देखना अच्छा लगता है। वो कुछ तारों के नाम से जानती हैं। माँ को लता के पुराने गाने याद हैं, उनको जब तब गुनगुनाती हैं। बाबा ने अम्मा को पहली बार अपनी किसी सहेली की सगाई की शाम में देखा था। उस शाम में अम्मा ओ बसंती पवन पागल गा रही थी। क्या आपने भी गाया था? दीदी पूछती हैं। मुझे ना तब गाना आता था ना अब आता है। तुमने साहिर की नज़्म पढ़ी थी? नज़्म क्या होती है? बाबा नज़्म का अर्थ समझाने लगते हैं। धीरे धीरे गज़ल, शायरी, गालिब, मीर और इकबाल का जिक्र होने लगता है। बाबा कहते हैं कि बड़े होने पर हम दोनों को गालिब की शायरी पढ़नी ही चाहिए। वो अपनी किताबों की अलमारी से इंडियन प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित महाकवि गालिब की गज़लें शीर्षक की किताब बहन को बताते हैं, पर मुझे नहीं। बहन के चेहरे पर शरारत उतरती है। वो किताब को कम मेरे उदास होते चेहरे की तरफ ज़्यादा देखती है। उसकी निगाहें मुझसे कहती हैं, पहले तू बड़ा हो जा, फिर गालिब की किताब को छूना। हम दोनों को बड़े होने पर क्या क्या करना चाहिए, इसको लेकर माँ बाबा की अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं। अम्मा सोचती हैं कि मुझे आमिर खान की तरह गाना आना चाहिए और बाबा को लगता है कि मुझे गालिब की तरह लिखना। फिलहाल मैं सिर्फ बड़ा होना चाहता हूँ। रेलवे स्टेशन से जब दादी के घर की तरफ जाती सूनी पगडंडी पर पहला कदम ही रखता हूँ, तब पगडंडी को पार कर लेना ही जीवन की सबसे बड़ी इच्छा जान पड़ती है। गांव की सूनी पगडंडी पर गालिब की नहीं, हनुमान चालीसा की याद आती है। क्या तू हनुमान चालीसा की लाइनें दोहराता है? नहीं, लेकिन इमली के पेड़ों की याद आते ही हनुमान जी की याद आने लगती है। क्या तू अकेला ही रहता है? दीदी पूछती है। आजू बाजू खेत में इक्का दुक्का लोग रहते हैं। तू खेत से ही क्यों नहीं जाता? दीदी का दिमाग कमाल का है, कितनी बड़ी मुश्किल को इतना आसान कर दिया। वो सचमुच में बड़ी हो गई है। इस बार उसके लिए मीठे मीठे संतरे ले आऊँगा। वो सिर्फ नक्शा उतारना ही नहीं, डर भगाना भी जानती है। इसीलिए बाबा उसे गालिब की किताबें बताते हैं। इसीलिए टेलीफोन आने पर उसे रिसीवर उठाने दिया जाता है। भूत आदमी का भ्रम होता है, बाबा कहते हैं। और भगवान? वो भी आदमी की कल्पना, विचार और खोज है। पर हनुमान चालीसा तो है ना?
बिल्कुल है, वो कविता है जैसे गालिब की गज़ल। आपसे गालिब का नाम ही नहीं छूटता, मैं कहता हूँ। वो बहुत बड़ा कवि है। और हनुमान जी? बेवकूफ़, वो एक काल्पनिक चरित्र है, पर लोग उन्हें कितना मानते हैं। अभी तू नहीं समझेगा। आजकल मैं नानी के घर जाते वक्त बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। भगवान, भक्ति, भूत, ये सब बहस के विषय हैं। तू अभी छोटा है, तू जब बड़ा हो जाएगा ना। दादी के गांव में अकेला जाता हूँ, उनका टेम्परेचर मैं लेता हूँ, उनके फाउंटेन पेन में स्याही मुझे भरना है, उनके हॉट वाटर बैग को मुझे तैयार करना है, उनका चेक मुझे भरना है, और ये सब करते हुए भी मैं छोटा ही हूँ। ऐसा है तो दीदी क्यों नहीं जाती है दादी के गांव? अम्मा भी ठीक से टेम्परेचर लेना नहीं जानती, पर वो बड़ी हैं, क्योंकि मुझसे पहले इस धरती पर आई हैं। क्या मैं अपनी मर्जी से इस धरती पर आ जाता? अब 3 महीनों की ही बात है। बारिश के आते ही मैं 9वीं कक्षा में बैठने के लिए दूसरे स्कूल में जाऊंगा। बस से जाऊंगा, तब तो ये लोग मुझे छोटा नहीं कहेंगे। देखते देखते ये 3 महीने भी बीत ही जाएंगे। पर गर्मियों के दिन कितने ज़्यादा लंबे जान पड़ते हैं। वक्त धीरे धीरे सरकता है, धूप धीमी गति से सिमटती है, मकानों, पेड़ों, सड़कों और पुलों पर वीरानी सी छा जाती है। दरवाजे, खिड़कियां बंद हो जाते हैं, कूलर चलने लगते हैं, लोग बाग दिन में भी सो जाते हैं। अनुरंजनी की धुन खत्म हो जाती है और अम्मा अपनी चटाई तकिया बिछा लेती हैं। दीदी सोई रहती हैं, कुत्तों का भौंकना तक सुनाई नहीं देता। बिल्लियां कहाँ चली जाती हैं? अम्मा की इजाज़त मिल जाती तो पड़ोस के किसी दोस्त के घर जाकर कैरम बोर्ड या शतरंज खेलता, उसकी पढ़ ली गई कोई कॉमिक्स पढ़ता या उसके पास बैठे हुए गपशप करता। अभी अप्रैल ही नहीं गुजरा है, गुड़ी पड़वा से चैत की शुरुआत ही हुई है। मई जून कैसे बीतेंगे? भूगोल की कक्षा में विदर्भ की गर्मियों के बारे में इसी साल बताया गया है। नल में पानी एक दिन छोड़कर आ रहा है। सुबह के वक्त बिजली गुल हो जाती है। सरकारी अस्पतालों में लू लग जाने से बीमार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन गर्मियों में भगवान कहाँ चले जाते होंगे? भयावह और तपती गर्मियों का, भगवान के शरीर पर बहते पसीने का, उनके सिरों पर छत न होने और उनके आसपास पंखे या कूलर न होने का ख्याल आता है और मैं नींद में डूबी दीदी से ये सब जानने के लिए उत्सुक हो जाता हूँ। उसे नींद से जगाता हूँ, उसके चेहरे पर पानी की छींटें फेंकता हूँ। बेवकूफ़, क्या भगवान तेरे भरोसे बैठे हैं? मैं उनका भक्त हूँ, पर मैं उनकी भक्तिन नहीं हूँ। तुम समझा सकती हो ना? तेरे जैसे मूर्ख को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे सोना है। अब बड़ा हो जाएगा, ये पागलपन बनकर दिनों दिन और बच्चा होता जा रहा है। इतना सुनाने के बाद दीदी सो नहीं जाती तो मैं ज़रूर कहता, और 3 महीने रुको तो मैं सबको मजा चखाता हूँ। मुझसे पहले जन्म क्या मिल गया, मुझ पर अपना रौब जमाते रहते हो। दादी हैं जो मुझे छोटा नहीं समझती, मेरे लिए पूरा कप भर के चाय या कॉफ़ी तैयार करती हैं, 2-2 उबले हुए अंडे और मक्खन लगी ब्रेड देती हैं। कभी कभार सिनेमा, सर्कस देखने, कॉमिक्स खरीदने या किसी होटल में जाकर नाश्ता कराने के लिए पैसे भी दादी से ही मिलते हैं। अगर गांव में ही कोई अच्छा सा स्कूल रहता तो मैं बाबा से कहकर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दादी के ही पास चला जाता। तब मुझे रोज़ रोज़ अपने बड़े ना होने के लिए नीचा तो नहीं देखना पड़ता। रामलीला की नहीं, सर्कस की टीम तैयार करेंगे, मोहल्ले का मेरा दोस्त कहता। तंबू, घोड़े, लकड़ियाँ, शेर और जोकर कहाँ से लाएंगे, मैं कहता। बिना शेर के भी सर्कस बन सकता है, लेकिन रावण के 10 सिर, धनुष बाण और हनुमान की पूंछ के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, कल शाम को बात करेंगे। बाकी लोग भी रहेंगे, पर हनुमान मैं ही बनूंगा। रामलीला दशहरे के दिनों में होती थी। इलाहाबाद, बनारस या कानपुर के लोग रोज़ शाम को दशहरा मैदान के पंडाल में रामलीला करते। आखिर दिन कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण के बड़े बड़े पुतलों को जलाया जाता। घर घर जाकर सोने की पत्तियां देते और बड़ों के पैर पड़ते। दुर्गा विसर्जन की रात में मैं पहले ही उस ट्रक में बैठ जाता जिसमें दुर्गा की प्रतिमा रहती। इससे मुझे उस नाव में भी बैठने को मिल जाता जिसमें रखकर शुक्रवारी तालाब में दुर्गा जी को सिराया जाता था। नवरात्र के उन दिनों में शंख सुनाई देते, साबूदाने की खिचड़ी मिलती, अम्मा दुर्गा सप्तशती का पाठ करती, बाबा कोलकाता की काली के बारे में बताते। मैं काली घाट गई थी, अम्मा बताती। और तुम मैहर गई हो? तेरे बाबा गए थे, उस्ताद अलाउद्दीन खां वहीं रहते थे। ये कौन है? शारदा माँ के भक्त थे, सरोद बजाते थे। संगीत की दुनिया में इनका बहुत नाम है। मैंने भेड़ा घाट देखा है, मैं कहता। भेड़ा घाट और काली घाट में अंतर है, दीदी चहकती।
मैं दादी के साथ काली घाट जाऊंगा। अच्छा रहेगा, एक अंधी के साथ एक लंगड़ा रहेगा। दीदी मुझे लंगड़ा कह रही है। अम्मा अपना चश्मा चढ़ाए हुए कुछ बुनती रहती या कपड़ों को अलमारी में रख रही होती। वो बीच बीच में चश्मा लगाती और बाबा हमेशा ही चश्मा पहने रहते। मैं हर सुबह जब देहरी से उठाकर उनके हाथ में अखबार देता तो मुझे उनका मेज पर रखा चश्मा भी देना पड़ता। घर की दहलीज से बाबा के पलंग तक के रास्ते में मैं कभी कभार हितवाद पढ़ने लगता और दीदी कहती, पहले बड़ा तो हो जा, लगा इंग्लिश पेपर पढ़ने। इतनी इंग्लिश मुझे आती है। अच्छा तो बिस्कुट की स्पेलिंग बता। कितनी चालाक है दीदी, शुगर, टी या कप की स्पेलिंग नहीं पूछती, पूछती तो बता देता। अच्छी तरह जानती है कि मुझे बिस्कुट खरीदने के लिए नहीं भेजा जाता है। एक बार मैंने बहुत पुराना पैकेट ले लिया था। आज रात बाबा से डिक्शनरी मांगूंगा। वो घर की पुरानी डिक्शनरी है, अलमारी में रखी जाती है। एक संस्कृत हिंदी शब्दकोश भी है। दोनों ही डिक्शनरियाँ बाबा के बाबा ने पुणे में खरीदी थी। उन पर हमारे दादा का नाम, शहर और ख़रीदने के बरस का जिक्र है। हमारे दादा कविताएं लिखा करते थे। उनकी कविताओं की छोटी सी किताब भी है जिसकी 20-25 प्रतियां बाबा की किताबों की रैक पर नज़र आती हैं। दादाजी क्या करते थे? बहन पूछती है। सरकारी प्रेस में क्लर्क थे, मीठा नीम की दरगाह के पास, मैं कहता। मैं वहीं से स्कूल जाता था और वे गुमटी के सामने खड़े हुए सिगरेट पीते रहते थे। आपने सिगरेट पीना क्यों छोड़ दिया? दीदी बाबा से पूछती। मेरी सांस में तकलीफ़ रहने लगी थी। दादी कह रही थी कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, मैं कहता। और फिर बाबा ने नहीं, दीदी ने कैंसर की बीमारी, उसके इलाज, उसके अस्पतालों और खर्चों के बारे में बताया था। हाल ही में उसकी एक सहेली के पिता कैंसर से मरे हैं। वो अपनी इस सहेली के साथ अक्सर कैंसर अस्पताल के चक्कर लगाती रही है। वो कैंसर के बारे में बता रही होती है और माँ बाबा उसकी तरफ गर्व के साथ देख रहे होते हैं। दीदी कितनी साहसी है, इतनी अच्छी तरह से अपने अनुभवों को बता सकती है। तभी तो रिजर्वेशन करवाने के लिए, बीमे की किश्तों को भरने के लिए उसे ही भेजा जाता है। बाबा की साइकिल वही चला सकती है, मैं नहीं। मेरे लिए साइकिल बड़े हो जाने पर खरीदी जाएगी। आदमी जल्दी जल्दी बड़ा क्यों नहीं हो जाता? मैं दादी से पूछता हूँ। ये सब भगवान की मर्जी है। वो खुद तो एक ही बार में इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उसकी तो बात ही निराली है। क्यों? ये दुनिया ही उसने बनाई है। तुम्हें कैसे पता? सब यही कहते हैं। कोरी बकवास है। क्या दुनिया ऐसे किसी आदमी से बन सकती है? इस दुनिया को बहुत से लोगों ने बनाया है। तेरे बाबा ने कहा होगा। हाँ, वो नास्तिक क्या जानेगा। और जो लोग उन्हें इतना मानते हैं वे सबके सब नास्तिक हैं। बाबा कहते हैं कि बुद्ध भी नास्तिक थे। ये बहस अपने बाबा से ही करना। अब तू भी बड़ा हो रहा है, पता नहीं हमारे घर में धर्म कर्म कब तक रहेगा। क्यों, अम्मा पूजा पाठ नहीं करती? उसका मन भी गाने बजाने में ज़्यादा लगता है। रेडियो कान से छूटता ही नहीं। अपने देवी देवता की चिंता ही नहीं रहती। तेरा बापू भी तेरे दादा की तरह अहंकारी है। बाबा को आपकी बहुत याद आती है, पर वो यहाँ आता तो नहीं, कभी कभी तो आ ही सकता है। अगली बार हम सब आएंगे। कितने साल हो गए, न तेरी माँ आई न कल्याणी। क्या कोई बात हुई थी दादी? तू अभी नहीं समझेगा, तेरे बाप को मेरी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उस शाम मुझे दादी कुछ कुछ बताती रही थी और मैं कुछ कुछ समझता रहता था। आज कई वर्षों के बाद उस शाम की याद आती है तो सामने दादी की डबडबाती निगाहें होती हैं और उनकी डायरी में रखी हुई एक आदमी की तस्वीर जो हमारे दादा नहीं थे। बरसों बाद मैंने कहीं और से जाना था कि 40 वर्ष की उम्र में विधवा हो जाने के बाद दादी के जीवन में कोई पुरुष कुछ वर्षों के लिए आया भी और चला भी गया था। तुम मेरे साथ दादी के पास चलोगी? क्या फिर भूत सता रहा है? वो तुमको याद कर रही थी। और माँ बाबा को? बाबा को सबसे ज़्यादा। मैंने पहली बार दादी को इतना ज़्यादा दुखी देखा। बाबा को मत बताना। मैंने बता दिया। क्या कह रहे थे? तब मुझे बाबा का उदासी से घिरता हुआ चेहरा याद आया। माँ ने मुझे जाने के लिए कह दिया। बाद में मैंने खिड़की से बाबा को पलंग पर लेटे हुए और माँ को उनके सिर को सहलाते हुए देखा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब मुझे ये ज़रूर याद आया था कि मैं अक्सर बाबा के नाम दादी की चिट्ठियाँ लाता रहा था और बाबा ने कभी भी किसी चिट्ठी का जवाब मेरे हाथ में नहीं दिया था। एक बार मेरे पूछने पर बाबा ने ये ज़रूर कहा था, आई को बताना कि मुझे कुछ नहीं कहना है। आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते?
मेरे इस सवाल पर बाबा देर तक खामोशी बने रहे थे। पता नहीं क्यों ऐसा क्या था घर में कि दादी के बारे में ज़्यादा देर तक बात होने पर एक किस्म का तनाव सा खड़ा होने लगता था। ऐसा होने का थोड़ा सा कारण दीदी जरूर जानती थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं जानता था। तब तक मैं बड़ा नहीं हुआ था ना। मैं इस बारिश में बड़ा हो जाऊंगा। कैसे? दीदी के चेहरे पर शरारती मुस्कान उतरती। मेरा बस का पास बनेगा, मैं अकेले ही शहर की सरहद पर खड़े स्कूल में जाऊंगा। तू छोटा तो है ही, लेकिन बेवकूफ़ भी कम नहीं है। क्या माँ बाबा भी मूर्ख हैं? अगर बस में अकेले बैठने से कोई बड़ा हो जाता है तो तू ट्रेन में कब से अकेला ही बैठ रहा है? ये तो दीदी सच कह रही है, मैं मन में सोचता हूँ। फिर बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे जानते हैं कि तू बेवकूफ़ है, तुझे बहलाया जा सकता है। पर अम्मा तो मुझे इतना चाहती हैं, वो तेरा दिल दुखाना नहीं चाहती। और तुम? मुझे तेरे ऊपर तरस आता है। मुझे बुरा लगता है कि मेरा छोटा भाई इतना ज़्यादा नालायक है। और इस तरह का कुछ कुछ कहते हुए दीदी मेरे कंधों को सहलाने लगती हैं, मेरे बालों पर हाथ फेरती हैं। दीदी के हाथ मेरे बालों को सहलाना शुरू करते हैं और बरबस ही मेरी आंखें डबडबाने लगती हैं। पर मुझे तब आश्चर्य होता है जब मैं दीदी की आंखों से झड़ते हुए आंसुओं की तरफ देखता हूँ। क्या वो मेरे लिए रो रही हैं? क्या दीदी के साथ ये पछतावा जुड़ रहा है कि वो मेरे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं निकालती हैं? मेरे अंदर की उथल पुथल का जरा सा भी अनुमान दीदी को नहीं रहता है। दीदी क्यों रो रही हैं? ऐसा भी अभी अभी ही हुआ है कि दीदी का ख्याल कहीं और भटकता रहता है और वो हम लोगों के बीच बनी रहती हैं। उस रोज़ विक्रम बेताल की कहानी का कुछ मुझसे छूट गया और मैंने दीदी से जानना चाहा, पर दीदी बोली, बाबा ने कहानी कभी नहीं सुनाई। फिर उन्होंने कल कौन सी कहानी सुनाई थी? तू सच कहता है जयू, आजकल मेरा ध्यान बाबा की कहानियाँ सुनने में नहीं रहता है, मैं सुनने का स्वांग करती रहती हूँ। फिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? माँ कह रही थी। ये मेरा रहस्य है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन मेरी बातें अभी तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। हम दोनों की बातचीत अप्रैल की शाम के उतरते वक्त अपने घर की छत पर हुई थी। उसके बाद के दिनों में मेरा 8वीं का रिज़ल्ट निकला। मैं नए स्कूल में एडमिशन की औपचारिकताओं की खातिर 2-3 दिन घर से बाहर रहा। एक शाम को मैं दहलीज पर जूतों के फीते खोल ही रहा था कि मुझे दीदी के रोने की, बाबा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैं वहीं रुक गया, अपने घर की बातचीत को चुपचाप किसी जासूस की तरह सुनने लगा। अम्मा का एक हाथ बाबा के कंधे पर था। दीदी कुर्सी पर बैठी हुई रो रही थीं। उसका दुपट्टा सीने से सरक गया था और शायद रोने चीखने से उसके स्तनों का चढ़ना उतरना नजर आ रहा था। मैं बच्ची नहीं हूँ, 22 साल की लड़की अपने ज़िंदगी का फैसला खुद कर सकती है। इसके लिए तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। ऐसा फैसला तुम इस घर से बाहर जाकर जरूर ले सकती हो, बाबा कह रहे थे। मैं चली जाऊंगी, तुम सबको छोड़कर चली जाऊंगी। कल्याणी बाहर सब सुन रहे होंगे, माँ कह रही थी। बाहर अंधेरा था और मैं भी अपनी अम्मा की हिदायत और बहन के चिल्लाने को सुनता हुआ। दीदी का रोना सुबकना शुरू था। बाबा कुर्सी पर बैठ गए थे, माँ कोने में खड़ी थी। मुझे लगा था कि घर में उन तीनों के अलावा दुख भी खड़ा है और संकट भी। धीरे धीरे मेरे घर का चेहरा ऐसे घर का चेहरा होता जा रहा था जिसमें दुख, तनाव, विडंबना और संकट साथ साथ रहने लगते हैं। मैंने धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। धीरे धीरे दरवाज़ा खुला भी था। फिर घर देर तक खामोश, शांत और तनावग्रस्त बना रहा। मेरे बाजू में सोई दीदी रात से सख्ती सुबकती रही। मेरे अलावा किसी ने भी रात का खाना नहीं खाया। माँ बाबा जल्दी ही सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। किसी ने भी मेरे नए स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। अम्मा ने ज़रूर ये पूछा कि स्कूल में खेलने का मैदान घिरा हुआ है या नहीं। अम्मा के पूछते मैंने कहा था, वहाँ तैरने के लिए पूल भी है। लेकिन तुम्हें तैरना कहाँ आता है? मुझे दीदी सिखा देगी। और मेरे मुंह से दीदी शब्द आते ही माँ की आंखें डबडबा आई थीं। माँ दीदी के लिए रो रही थी, पर दीदी किसके लिए रो रही थी? क्या यही दीदी का रहस्य है? और अप्रैल के उन मनहूस और मैले दिनों में ही एक दिन मेरे सामने दीदी का रहस्य खुल गया। दीदी अपने कॉलेज के एक मुस्लिम लड़के को चाहने लगी थी और कुछ लोगों ने उन दोनों को साथ साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए कैंटीन से निकलते हुए देख लिया था। इन लोगों में मेरी बुआ भी थी, जो कॉलेज के पड़ोस की सेंट्रल लाइब्रेरी की ग्रंथपाल थी। माँ बाबा ने उतना नहीं
जितना बुआ ने सारे मामले को परिवार की इज्जत से जोड़कर तूफान सा खड़ा कर दिया था। बुआ बार बार दादी को बुलाने को कह रही थी और बाबा पूरे मामले को अपनी तरह से संभालने की चेष्टा कर रहे थे। बुआ ये रट लगाए हुई थी कि बदनामी फैलने से पहले दीदी की कहीं शादी करवाना ही संकट का सबसे अच्छा समाधान रहेगा, और बाबा इसको मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वे खुद ही इस घटना को इत्मीनान से समझना चाह रहे थे और दीदी को भी इन सब बातों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करना चाह रहे थे। आज उन शामों के 7-8 वर्षों के बाद यह याद आए बिना नहीं रहता कि उन दिनों घर में कितनी घनी छुप्पी छाई रहती थी और कितना घना सन्नाटा। रेडियो बंद पड़ा रहता था, दीदी अपने बिस्तर पर लेटी रहती और बाबा देर रात में घर लौटते। माँ को एक तरह की उदासी ने घेर लिया था और दादी पुणे में अपना इलाज करवा रही थी। मेरे मोहल्ले के दोस्त छुट्टियों में बाहर चले गए थे और पुराना स्कूल और उसके दोस्त छूट गए थे। शायद गर्मियों के इन दिनों में ही बिना बस में अकेले बैठे मैं बड़ा होने लगा था। कम से कम बड़ा होना किसे कहते हैं, इसे थोड़ा थोड़ा सा समझने लगा था। उन गर्मियों में मैंने ही पहले माँ, बाबा और दादी के बड़े होने को जाना था, बाद में दीदी के बड़े होने को। बड़ों की दुनिया कितनी अलग नज़र आती है और कितनी अराजक भी। पर छोटे लोगों की दुनिया भी कुछ कम जटिल नहीं थी। दरअसल दुनिया खुद ही एक जटिल कल्पना, विचार और जगह थी जिसे मुझे बाद के वर्षों में समझना था। मार्च अप्रैल की गर्मियों के उन दिनों में जब पेड़ों के पत्ते झरा करते हैं, उन पत्तों को हवाएं सड़कों पर उड़ाती रहती थीं। कहीं दूर पलाश के पेड़ दहका करते थे। एक लड़का बड़ा हो रहा था। आज उन गर्मियों को बीते 7-8 बरस हो गए हैं। मार्च में पेड़ों से झड़ते हुए पत्तों को देखकर उन बरसों की दोपहरों की, उन बरसों की शामों की यादें बरबसी घेर लेती हैं। मैं दक्षिण के एक महानगर के समुद्र के किनारे खड़ा हुआ मार्च की उन भूली बिसरी, अच्छी बुरी, उजली काली रातों को याद करता हूँ, जिन रातों में मैं बड़ा हो रहा था, जहाँ मेरा बचपन मुझसे छूटता जा रहा था, जहाँ मैं एक दूसरे आदमी में बदल रहा था। मार्च अप्रैल की वे शामें मेरे बचपन की आखिरी शामें थीं। अभी आप सुन रहे थे लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी एक लैंडस्केप बचपन का।